हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से द बेसिक कंसेप्ट क्लासेस के लाइव वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब तक हम लोग 50 डे चैलेंज में 2 चैप्टर को देख चुके हैं, वास्तविक संख्या और बहुपद। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि अलजेब्रा का ही पार्ट है। अलजेब्रा में आपको बताया गया था अलजेब्रा का 4 पार्ट होता है, जिसमें से एक पार्ट बहुपद क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरा पार्ट लेकर चलने वाले उस 4 में, जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो आज सबसे पहले क्वेश्चन बताने से पहले हम इसका जो भी फंडामेंटल बात है पहले उसको क्लियर करेंगे, तभी उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो आइए थोड़ा सा 2 चर वाले के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास कर लेते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में वैसा समीकरण जिसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं, वैसा समीकरण जिसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसी को कहा जाता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इसको हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? व्यापक रूप कह सकते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण का। ठीक है, अब तो इसको हल करने के लिए आपको कम से कम 2 समीकरण चाहिए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालना है, मतलब एक्स वाई का मान अगर निकालना है तो कम से कम आपके पास 2 समीकरण होना चाहिए। तो 2 समीकरण आपका, उसका व्यापक रूप क्या होगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये एक समीकरण हो गया। सब में 1 1 इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये समीकरण एक है। और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यहाँ 2 2 2 सब में इसलिए लगाए क्योंकि ये समीकरण 2 है। ठीक है, 2 समीकरण आपके पास रहेगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाइएगा। इसका x का वैल्यू आप और y का वैल्यू आप निकाल पाइएगा। एक समीकरण से निकालना मुश्किल है। ठीक है, तो इसको हम लोग कई विधि से निकालना सीखते हैं, तो वो तो खैर 2 नंबर में आपको पता चलेगा कि कितने विधि से, 5-6 विधि से इसका हल हम लोग निकालते हैं। फिलहाल ऑब्जेक्टिव के लिए क्या इंपॉर्टेंट इसके लिए? तो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको 2 समीकरण दे दिया रहेगा, 2 समीकरण दिया रहेगा क्वेश्चन में, और बोलेगा बताएं कि इनके कितने हल होंगे, इनके कितने हल होंगे। हलों की संख्या पे क्वेश्चन रहेगा। तो हलों की संख्या पे क्वेश्चन रहेगा तो इनके आपके जो है ना, सबसे पहले तो इसका या तो केवल एक हल हो सकता है, केवल एक हल हो सकता है, या नहीं तो अनेक हल हो सकता है, अनेक हल हो सकता है, या अनंत हल, या नहीं तो कोई हल नहीं हो सकता है, कोई हल नहीं। ठीक है, तो 3 तरीके की बात हो सकती है। अगर आपके सामने 2 समीकरण दिया हुआ है तो पूछा जाए कि इसके हलों की संख्या कितनी होगी, तो आपका आंसर 3 में से कोई एक होगा। कौन होगा इसको समझना है हमको। तो इसके लिए पहले आपको a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 आपको निकाल के देखना पड़ेगा। अगर a1 बटा a2 और a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ये दोनों इक्वल अगर नहीं आता है तो समझ जाइएगा कि उसका जो है केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। और अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर आए और c1 बटा c2 तीनों बराबर आए तो समझ जाना कि इसका अनगिनत हल होगा। जब इस रेशियो निकालेंगे a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, अगर तीनों का तीनों बराबर आ गया तो समझ जाइए कि अनगिनत हल होगा। इस समीकरण का अनगिनत हल होगा। एक्स वाई का अनगिनत वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करेगा इस समीकरण को। और अगर a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर आए और c1 बटा c2 बराबर नहीं आए तो समझ जाइएगा कि इसका जो है कोई हल नहीं होगा। ठीक है, वैसे हम क्वेश्चन जब क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे तो ये और आसान हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल आपको ये याद रखना है कि अगर किसी भी दो समीकरण दिया रहेगा 2 चर वाला और कहेगा बताइए इसके कितने हल हैं, तो आप a1 बटा a2 उसका निकालिएगा, b1 बटा b2 निकालेगा, c1 बटा c2 निकालेगा। अगर पहला वाला दोनों रेशियो बराबर नहीं आया समझना एक केवल एक हल है। अगर तीनों रेशियो इक्वल आ गया तो समझना कि इसका अनेक हल होगा। अगर पहला वाला 2 रेशियो इक्वल होगा, तीसरा वाला रेशियो जो है वो इक्वल नहीं होगा c1 से 2 का, तो समझ जाना कि इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब इसका कुछ और एक्स्ट्रा नाम से हम लोग जानते हैं। केवल एक हल वाले को हम लोग अद्वितीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय कहते हैं या अविरोधी भी इसको कहते हैं, अविरोधी, अविरोधी। ठीक है, और इसको बोला जाता है आश्रित युग्म भी कहा जाता है, आश्रित युग्म कहा जाता है, या इसको हम लोग आश्रित युग्म के साथ साथ, ठीक है, अनेक हल वाले को आश्रित युग्म भी कहा जाता है। और जिसका कोई हल नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं विरोधी। क्या बोलते हैं?
विरोधी विरोधी युग्म। ठीक है, अब सवाल पूछेगा कि एक हल वाले का ग्राफ पे कैसा रेखा आता है, तो एक हल वाले का ग्राफ पे प्रतिच्छेदी रेखा आता है। ये सब कुछ फैक्ट है जो हमको याद करना रहेगा। उसके बाद जब सवाल बनाएंगे तो ये सारा चीज यूज होगा तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो ग्राफ पे इसका प्रतिच्छेदी हमको मिलता है रेखा, क्योंकि दो चर वाले समीकरण का दो गो रेखा आपको बनेगा ग्राफ पे। अगर केवल एक हल है तो प्रतिच्छेदी रेखा मिलेगा, और अनेक हल है तो संपाती रेखा मिलेगा। संपाती मतलब दोनों रेखा एक ही जगह पे आ जाएगा, तो अनेक हल का हमको मिलेगा संपाती रेखा। क्या मिलेगा? संपाती। और जिसका कोई हल नहीं होता उसका हमको ग्राफ पे समांतर रेखा मिलेगा। याद रखना, ये सब याद रखने का चीज है। ठीक है, एक भी जगह पे नहीं कटा तो इसलिए कोई हल नहीं है, तो इसलिए समांतर रेखा। और संपाती मतलब अनगिनत बिंदु जो है एक ही जगह पे मैच कर रहा है, तो इसलिए इसका अनगिनत हल होगा। दो लाइन का अनगिनत बिंदु जब एक ही जगह पे आता है तो अनगिनत हल। और जब दो रेखा आपस में किसी एक बिंदु पे कटेगा तो इसलिए इसका एक हल। तो प्रतिच्छेदी रेखा, एक हल वाले का ग्राफ पे प्रतिच्छेदी रेखा मिलता है, अनेक हल वाले का ग्राफ पे संपाती रेखा मिलता है। संपाती मतलब दोनों रेखा एक ही जगह पे, और कोई हल नहीं का ग्राफ पे समांतर रेखा मिलता है। ठीक है, एक हल अनेक हल वाले को हम लोग संगत हल भी कहते हैं, संगत हल। और जिसका कोई हल नहीं होता उसको असंगत भी कहते हैं, असंगत। तो ये कुछ फैक्ट है जो कि याद रखिएगा। ये मतलब समझिए कि ऑब्जेक्टिव में यही अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका दो चर का मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव इसी से आपका बन जाएगा। ज्यादातर ऑब्जेक्टिव जो है इसी फैक्ट पे पूरा पूछता है। ठीक है, दो को समीकरण दिया रहेगा, अब इसका कितना हल होगा, एक हल होगा कि अनेक हल होगा, है ना। अद्वितीय का भी पूछ देगा, एक हल वाले को कभी अद्वितीय बोल देगा, कभी अविरोधी बोल देगा, कभी ग्राफ पे कैसा रेखा मिलता है, प्रतिच्छेदी की कैसा। तो ये सब फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा, है ना। अब सवाल जब हम बनवाएंगे तो उसमें देखिएगा। अब दो चला समीकरण को हम लोग 5-6 विधि से हल करते हैं, सबको पता होगा, है ना। एक आपका लुप्तीकरण विधि जिसको विलोपन विधि कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हम x y का वैल्यू निकालते हैं, ब्रज गुणन विधि से निकालते हैं, ग्राफीय विधि से निकालते हैं, अनुपात निर्णय विधि से निकालते हैं, तुलनात्मक विधि से। ये 6 विधि से हम लोग इसको निकालना सीखते हैं, x और y का वैल्यू को। तो उतना भी हम विधि के अंदर नहीं जाएंगे, ज्यादा ऑब्जेक्टिव इससे बनता है। और आप लोग बहुत चाहिएगा तो इसको आप लोग 1-2 विधि से अभी फिलहाल सीख लीजिएगा, ताकि एग्जाम में सवाल आपसे बन जाएगा। ठीक है, 2-3 विधि इंपॉर्टेंट हम आपको बता देंगे वो। चलिए, तो ये हो गया इसका फैक्ट, किसका? दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये मेन फैक्ट हो गया। अब हम लोग सवाल को हल करते समय जो भी मेन बात निकल कर आएगा उसको बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए